तो जो अभी लिस्ट आई है, अभी आप मैंने ये आपको मैं अपलोड जो है सेंड भी कर दूंगा ग्रुप पर, इसलिए कोई लिखने की कोशिश मत करें। अ, सिर्फ ध्यान से इसे सुने। जो टॉपिक आए हैं ये आपने पूरे एक रीडिंग में काफ़ी कुछ कवर भी कर लिया है, पर अब जब आप सेकंड या थर्ड रीडिंग करोगे तब इन पर थोड़ा ज़्यादा गौर करो कि ये टॉपिक शॉर्ट नोट्स के लिए आते हैं, ये जहन में रखिए, ध्यान में रखिए, इनको थोड़ा सा अलग से प्रिपेयर करने का माइंड में सेट कर लो। और उसके बाद में मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि लिखना जो है हमें इसकी एक लेंथ ज़रूरी है, ध्यान में रखो कि जो पेपर लिखते हो, इसके पहले भी मैं बताया था कि जब आप पेपर लिखते हो तो एक नोट्स 5 मार्क लेने के लिए एक पेज लिखा तो भी काफ़ी है, पर उसके सभी पॉइंट सिस्टमैटिक आने ही चाहिए। मैं आगे आपके लिए कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट मैंने किए हैं तो उसको मैं आगे लेने वाला हूँ, तो उसमें आपको आइडिया आ जाएंगी कि 5 मार्क की नोट्स किस प्रकार से लिखी जाती है और सभी पॉइंट कैसे कवर करने होते हैं। तो कुछ आयुर्वेदिक टॉपिक के मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक प्रैक्टिकल टॉपिक लिया है और एक थ्योरेटिकल टॉपिक लिया है 5 मार्क का। ऐसे 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए अटेम्प्ट किए हैं कि उन्हें किस प्रकार से अटेम्प्ट करना चाहिए। दूसरी बात, 5 मार्क के क्वेश्चन में जैसे कि चिकित्सा अधिकृत पुरुष यदि पूछ लिया है तो प्लीज जिसमें फिगर नहीं होते उन्हें लगभग अटेम्प्ट कर मत कीजिए। यदि आपको दूसरा पर्याय नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखना ही है जिसमें कि फिगर नहीं है, तो फिर तब आप ऐसा फिगर न हो ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हो सके उतना जिसमें फिगर आती हो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसमें फिगर्स के अलग से मार्क होते हैं, उसमें टाइम भी कम लगता है और लिखना भी कम होता है और उसे हम सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए लेंथ जो है वो ज़रूरी है। एक पेज पूरा लिखे, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत लिखे, उससे उसी एक पेज में आपको सभी पॉइंट कवर करने हैं, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि एक पेज मैं जो बोल रहा हूँ, आप ये सेशन होने के बाद में एक पेज लिख के टाइम लगा के देखिए, एक पेज लिखने में आपको कितना समय लगता है, तो आपके समझ में आ जाएगा कि एक पेज लिखने में आपको लगभग 5 से 6 मिनट या 7 मिनट लग जाते हैं। सभी पॉइंट जॉट डाउन करने के लिए, उसे सिस्टमेटिक लिखने के लिए 6 मिनट तो बिल्कुल लग जाते हैं। ऊपर के बचे हुए मिनट जो है वो हमें फिगर के लिए रखने हैं, मतलब 5 मार्क के क्वेश्चन में हमें फिगर निकालनी ही है, क्योंकि 5 मार्क में से 1 मार्क जो है वो फिगर के लिए रिजर्व है। यदि आप 5 मार्क के क्वेश्चन में फिगर होते हुए भी नहीं निकालते हो तो आपके क्वेश्चन को 4 मार्क के अनुसार ही मार्क मिलेंगे। और उस वजह से ये बात ज़रूरी है, लिखावट के लिए जितना टाइम हम देते हैं फिगर के लिए उतना दो। उसके बाद में जब आप सेकंड रीडिंग करोगे, थर्ड रीडिंग करोगे, तो मैंने अभी लगभग 100 जो है मतलब क्वेश्चन की बैंक तैयार की है, तो उन्हें आप जब दूसरे टाइम तीसरे टाइम रीडिंग वहां से गुजरोगे तो फिगर जरूर देखो। कैसा है कि फिगर की प्रैक्टिस अलग से नहीं होगी, पर यदि आप देखोगे केयरफुली फिगर रुक के जरा 5-6 मिनट उसे ऑब्जर्व करोगे तो आपके ध्यान में वो हमेशा के लिए बैठ जाएगी और आप एग्जाम में उसे निकाल पाओगे। तो ये बात जरूरी है। अब जब आप सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग करोगे तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से हम अलग से बना सकते हैं या उसे अलग से सही तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कितना लिखना है, तो एक पेज लिखना है, कैसा लिखना है तो सिस्टमेटिक लिखना है, और क्या लिखना है तो पॉइंट्स लिखने हैं, उसके मतलब जो मुद्दे हैं वो लिखने हैं। ठीक है। तो इसके आगे जो है मैं एक क्वेश्चन है, बारीक हैंडराइटिंग की वजह से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन पीपीटी में आपको ये दिखाई पड़ जाएगा, मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा। तो ये मैंने फीमोरल ट्रायंगल का क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स में अटेम्प्ट किया है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, तो पहले फिगर एक बात जरूरी है। और अभी जो आपने एग्जाम दी थी उसमें मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने फिगर निकाली है, पर फिगर आप लास्ट में निकालते हो, तो प्लीज फिगर लास्ट में मत निकालो। जब क्वेश्चन शुरू होता है तो बिगिनिंग में एक फिगर निकाल देनी है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन है तो 2 फिगर जरूरी है, तो बिगिनिंग में एक निकाल दो और एक बीच में निकाल दो, लास्ट में मत निकालो। क्योंकि होता कैसा है कि एग्जामिनर जब आपके पेपर वैल्यूएट करता है तो लगभग वो फास्टली देखने तक, जब थेरोटिकल टाइम मतलब टॉपिक खत्म होता है तब तक वो कितने मार्क देने हैं वो तय कर चुका होता है, उसके बाद में वो फिगर देखने तक नहीं जाता है। इसलिए जितना हो सके फिगर बिगिनिंग में, इंपॉर्टेंट थिंग है, बिगर फिगर बिगिनिंग में और बीच में, जहाँ पे 2 फिगर है वो एक बिगिनिंग में और एक बीच में। शॉर्ट नोट्स है सबसे पहले फिगर जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, उस प्रकार से शॉर्ट नोट्स में हमें फिगर बिगिनिंग में निकालनी है
उसके बाद में अब फीमोरल ट्रायंगल आपने डिसेक्शन किया है, लगभग सबने पढ़ा है, तो उसमें क्या लिखना है? तो सबसे पहले लोकेशन लिखना है, ये फीमोरल ट्रायंगल कहाँ पे है? तो उसमें क्या लिखेंगे हम? इट इज़ अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑन फ्रंट ऑफ अपर वन थर्ड इमीडिएटली बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये क्या हुआ? इट इज़ अ लोकेशन, मतलब जो पॉइंट आ रहा है उसका लोकेशन क्या है? उसके बाद में उसकी बाउंड्रीज कौन सी है, मतलब फीमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज। अब फीमोरल ट्रायंगल के बाउंड्रीज में क्या है? 3 बाउंड्रीज है, तो उसमें लैटरल में क्या आता है? सार्टोरियस मसल आती है। उसके बाद में मीडियल में क्या आता है? एडेक्टर लॉन्गस आती है। और बेस में क्या है? तो इंग्वाइनल लिगामेंट सेल्फ उसका बेस फॉर्म करता है। अब ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और उसको बेस भी, इसका मतलब अपेक्स भी होना चाहिए। तो अपेक्स कहाँ पे है? तो जो लैटरल और मीडियल जो फ्लेजेस जो जुड़ रही है, मतलब सार्टोरियस मसल और एडेक्टर लॉन्गस मसल का जो यूनियन है, उसे ही हम एपेक्स के नाम से जानते हैं। तो जो मीडियल और लैटरल बॉर्डर जहाँ पे मीट होती है, एक साथ मिल जाती है, तो उन्हें एपेक्स कहते हैं। तो अपेक्स के पॉइंट के अनुसार हमें उसको लिखना है। उसके बाद में रूफ, अभी ट्रायंगल है, ये स्ट्रक्चर है, तो इसका रूफ क्या है? तो उसमें रूफ में क्या आता है? तो सबसे पहले ऊपर से हम नीचे तक जब इस स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे तो क्या क्या होता है? नंबर वन, स्किन। उसके बाद में सुपरफिशियल फिशिया। अब वो सुपरफिशियल फिशिया में क्या क्या होता है और क्या है? तो सुपरफिशियल फिशिया में इंग्वाइनल लिगामेंट्स, इंग्वाइनल नोड्स होते हैं। उसके बाद में फ्यूमरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल नर्व, ब्रांचेस ऑफ इलियो इंग्वाइनल नर्व, superficial branches of femoral artery with accompanying veins and the upper part of the greater saphenous vein। उसके बाद में डीप फेसिया आता है। तो डीप फेसिया में क्या है? स्टेपेनस वेन जो है उसकी ओपनिंग्स है। और क्रिब्रिफॉर्म फेसिया, एक्चुअली सुपरफिशियल फेसिया और डीप फेसिया, इनका यूनियन ये क्रिब्रिफॉर्म फेसिया और ये थिकेस्ट फेसिया है। उसके बाद में अब रूफ आया है, इसका मतलब इसका अपोजिट फ्लोर भी होगा। तो इसके फ्लोर में क्या है? इसके फ्लोर में मीडियली आता है एडेक्टर लॉन्गस और पेक्टिनियस। इसके एडेक्टर लॉन्गस और पेक्टिनियस है। उसके बाद में उसको लैटरली सॉस मेजर, उसके बाद में इलाइकस है। ये 4 मसल्स है जो कि फ्लोर ऑफ फेमोरल ट्रायंगल में है। उसके बाद में कंटेंट्स, मतलब समझाने का तात्पर्य ये है कि एक-एक पॉइंट निकाल के यहाँ हमें लिखना है। किस प्रकार से हमने यहाँ जॉट डाउन किया है? पहले तो हमने लोकेशन लिया, उसके बाद में उसकी बाउंड्रीज़ बताई कि फीमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज़ कौन-सी है। उसके बाद में इसका बेस भी लिखा, उसके बाद में उसका अपेक्स लिखा, उसके बाद में रूफ लिखा, रूफ का जो क्या-क्या आता है रूफ में वो भी लिखा, उसके बाद में उसके कंटेंट्स भी लिखे। उस कंटेंट्स में क्या-क्या आता है? अब कंटेंट्स में क्या है? फीमोरल आर्टरी है और उसके ब्रांचेस, फीमोरल वेन है और फीमोरल नर्व है। तो ये जो है ये कंटेंट्स में आते हैं। और इंग्वाइनल जो कि लिम्फ नोड्स है इंग्वाइनल रीजन के, वो भी उसके कंटेंट्स में आते हैं। तो ये हुआ इसका राइटिंग, मतलब ये पॉइंट्स हमें अलग से लिखने हैं। क्या क्या? तो कंटेंट्स अलग से लिखने हैं। तो जब हम एग्जाम चेक करता है तो उसे सब ये अलग से दिखते हैं, सिस्टमेटिक दिखते हैं। और ये सिस्टमेटिक लिखने की वजह से हमारे कोई पॉइंट मिस भी नहीं होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि इसमें कौन से पॉइंट आने चाहिए। इसके बाद में और यदि हमारे पास समय है और टाइम है तो हम इसका एप्लाइड एनाटॉमी और से लिख सकते हैं कि फीमोरल ट्रायंगल जो है उसका एप्लाइड एनाटॉमी क्या है? तो यहाँ पे फीमोरल आर्टरी है, उसका एप्लाइड एनाटॉमी सबको पता है। एंजियोग्राफी के लिए फीमोरल आर्टरी का इस्तेमाल होता है, तो हम एप्लाइड एनाटॉमी में भी लिख सकते हैं ये पॉइंट कि फीमोरल आर्टरी के द्वारा जो है एंजियोग्राफी फीमोरल ट्रायंगल के एरिया से की जाती है। ठीक है? तो ये बातें ये ध्यान में हमें रखनी है कि किस प्रकार से लिखें। लिखना वही है, पेज में ये काफ़ी 4 पेजेस तक भरा हुआ है, फिर भी हमें इसके पॉइंट्स निकाल के मैक्सिमम पॉइंट्स को हमें यहाँ पे कवर करना ज़रूरी हो जाता है। तभी हम अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है? तो इसके बाद में हम दूसरा एक क्वेश्चन है, हाँ, ब्रैकियल प्लेक्सस बोल के है। तो ये ब्रैकियल प्लेक्सस जो है उसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या आना चाहिए। ये भी हमने डिसेक्शन में देखा था। तो ब्रैकियल प्लेक्सस में क्या-क्या लिखना चाहिए? तो इसमें कॉर्ड आते हैं कि ये ब्रैकियल प्लेक्सस जो वो डिविजन्स होते हैं, इसके कॉर्ड्स होते हैं और ब्रांचेस होते हैं। तो सबसे पहले रूट, मतलब कौन से स्पाइनल नर्व्स है जिनके एक साथ आने से ये बनता है। तो इसमें कौन से आते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस में? अब तो सर्वाइकल रीजन के जो है C5, C6, C7, सर्वाइकल 5, 6 और 7, T1, थोरेसिक 1, ये जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इसको बनाने में। और C4 और T2 के मिनिमम फाइबर इसमें इन्वॉल्वमेंट है।
इसलिए वो मिनिमम फाइबर होने की वजह से वो मेन ट्रैक में नहीं आते। तो C5, C6, C7 और T1 ये जो 4 स्पाइनल नर्व्स है, ये बॉडी के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ब्रैकियल प्लेक्सस बनाते हैं। तो ये हुए इसके रूट। उसके बाद में ट्रंक, मतलब इनका यूनियन हो जाने के बाद में जो बनता है, तो वो जो है वो ट्रंक है। तो रूट्स जो है 5 और 6 ज्वाइंट हो जाते हैं, उससे अपर ट्रंक बन जाता है। और 7, 8 सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 8 प्लस थोरेसिक 1, ये जो एक साथ हो जाके इनसे लोअर ट्रंक बनता है, मतलब 2 ट्रंक उसके बनते हैं। उसके बाद में उसका डिवीजन होता है, तो उसको कॉर्ड कहते हैं हम, कि कौन से कॉर्ड्स उससे निकलते हैं। तो वो पहला कॉर्ड होता है लैटरल कॉर्ड, उसमें बाद में होता है मीडियल कॉर्ड, उसके बाद में होता है पोस्टीरियर कॉर्ड। अब ये कॉर्ड होने के बाद उसके ब्रांचेस बन जाते हैं। तो उसके जो ब्रांचेस है, नंबर ऑफ माइनर ब्रांचेस भी इसमें आते हैं, पर हम मेजर ब्रांच जो है उसको ही यहाँ पे लिखेंगे। तो मेन ब्रांच कौन से आते हैं? रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और अल्नार नर्व, ये तीनों जो है ये इसके मेन ब्रांचेस है, मतलब ब्रैकियल प्लेक्सस के मेन ब्रांचेस है। तो अब यहाँ भी हमने कैसे किस प्रकार से इसको जॉट डाउन किया है? तो पहले तो हमने इसके रूट लिए हैं, मतलब स्पाइनल कौन से ऐसे नर्व्स है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में उसकी ट्रंक, मतलब यूनियन कौन से इसका है। उसके बाद में यूनियन के बाद में उसके कॉर्ड्स कौन से बनते हैं, और उसके बाद में ब्रांचेस कौन सी है। तो ये हमने उसको सिस्टमेटिकली जॉट डाउन किया है। उसके बाद में क्या आया कि ये जो ब्रैकियल प्लेक्सस है, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस या अप्लाइड एनाटॉमी क्या है? तो इसका अप्लाइड एनाटॉमी आता है एब्स पाल्सी। एब्स पाल्सी जो है वह इंजुरी में होती है। द रीजन ऑफ अपर ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस इज कॉल्ड एज एब्स पॉइंट। तो अपर ट्रंक जो है, जो ट्रंक हमने डिवाइड किए थे, अपर ट्रंक लोअर ट्रंक, तो अपर ट्रंक के जगहों पे यदि इंजुरी होती है, तो ये इंजुरी की वजह से एब्स पाल्सी, मोस्टली एब्स पाल्सी ड्यूरिंग डिलीवरी, पहले ज़माने में सीजर सेक्शन जो है उससे पहले जो है फोर्सेप्स डिलीवरी हुआ करती थी। और वो फोर्सेप्स डिलीवरी में बेबी के हेड को फोर्सेप्स लगा के डिलीवरी की जाती थी। उसकी वजह से एब्स पाल्सी, एब्स नाम के शास्त्रज्ञ के हिसाब से ये रखी गई है, उसने इसका संशोधन किया था। तो वो पैरालिसिस होता था, मतलब नेक रीजन में ब्रैकियल प्लेक्सिस होते हैं, और जो फोर्सेप्स होता था वो बच्चे के नेक रीजन को क्लैम्प करके खींचा जाता था। उस वजह से नर्व जो है, ब्रैकियल नर्व कॉम्प्रेस होकर डैमेज हो जाते थे। उस वजह से ये फोर्सेप्स डिलीवरी का कॉम्प्लिकेशन भी माना जाता था, पर अब वो होता नहीं है। उसके बाद में जो है क्लुमकिस पैरालिसिस जो है, साइट ऑफ इंजरी लोअर ट्रंक ये जो है ब्रैकियल प्लेक्सिस की, यदि वो डैमेज हो जाए किस वजह से, तो इस प्रकार का पैरालिसिस होता है। तो मतलब ये दो एप्लाइड एनाटॉमी है जो कि इसमें दिखाई पड़ते हैं। मतलब यहाँ पे हमने सब लगभग पॉइंट कवर कर लिए कि ब्रैकियल प्लेक्सिस में कौन से कॉर्ड आते हैं, ये भी हमने दिखा दिया। उसके बाद में उसके ब्रांचेस कौन से होते हैं, ट्रंक कौन से यूनियन में आते हैं, और एप्लाइड एनाटॉमी में क्या होता है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं हम सिस्टेमैटिक प्रेजेंटेशन, कि हर पॉइंट अलग से कवर करना है। हम स्टडी सब कर लेते हैं, पर जो प्रेजेंटेशन हम करते हैं वहाँ हमें काफ़ी कॉशियस रहना पड़ता है। तो ये आप जब सेकंड आप रीडिंग करोगे, थर्ड रीडिंग करोगे, तो ये बात आप ध्यान में रखो कि इस पॉइंट को हम एग्जाम में आए तो कैसे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में एक आयुर्वेदीय टॉपिक है जो कि इसके पहले एग्जाम में आ चुका है, शरीर शास्त्र में का। शरीर जो है ज्ञान का इम्पोर्टेंस क्या है, ये 5 मार्क के लिए टॉपिक आया हुआ है। तो इसको भी हम जो है कि किस प्रकार से लिख सकते हैं कि शरीर जो है, मतलब एनाटॉमी का इम्पोर्टेंस हमें इसमें लिखना है। तो उसमें सबसे पहले एनाटॉमी का इम्पोर्टेंस होता है कि एनाटॉमी की स्टडी क्यों की जाती है। तो नंबर 1, प्रत्यक्ष शरीर रचना का ज्ञान हमें मिलता है। वो ज्ञान होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो शरीर रचना के बारे में हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उसके बारे में हम कंफ्यूज्ड रहते हैं। पर हम यदि रचना की स्टडी करते हैं, एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टअप हो जाता है, और उस वजह से हमें कॉम्प्लिकेटेड जो एनाटॉमी है वो ईजी हो जाती है। वो अध्ययन के बाद होती है, अध्ययन से पहले नहीं होगी। उसके बाद में एनाटॉमी का स्टडी करने से क्या बेनिफिट है, और तो शरीर क्रिया का भी बेनिफिट है। मतलब शरीर क्रिया शास्त्र, फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी के सिवा नहीं हो सकती। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो जब हम एनाटॉमी की स्टडी करती है, उसके बाद में ही हमें शरीर क्रिया की स्टडी
जो है वो अच्छे से समझ में आती है, कौन से ऑर्गन्स कौन से सिस्टम में है ये भी समझ में आता है, उनका सिस्टमिक कनेक्शन क्या है, कौन से सिस्टम एक साथ किस ऑर्गन को जा रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमें रचना के बाद एनाटॉमी में समझ में आती है, पर ये क्रिया से इम्पोर्टेंस रखती है या फिर इसका क्रियाशास्त्र में उपयोग होता है। उसके बाद में व्याधि निर्माण, जो पैथोजेनोसिस होता है, उसमें भी हमें एनाटॉमी से काफ़ी मदद मिलती है कि जो हार्ट है, तो हार्ट की रचना यदि देखें तो वो स्पेशल मसल्स है, तो उस मसल में ट्यूमर नहीं होता। तो ये एनाटॉमी के स्टडी की वजह से समझ में आता है। इसको रेट्रोस्पेक्टिवली स्टडी किया गया है कि बॉडी में सब जगह ट्यूमर होते हैं, हार्ट को क्यों नहीं होता। तो रिसर्चर ने पाया कि जो कि स्ट्रेटिफाइड मसल होने की वजह से हार्ट के मसल को ट्यूमर नहीं होता, ये बात है। इसी प्रकार से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है हमारे लंग्स में, अभी जो कोविड-19 डिसीज़ है उसके अनुसार ये एक पॉइंट आता है, तो उसको मैं, कोई एनोनेट ना करे स्क्रीन को प्लीज़, कोई एनोनेट ना करे। मुझे डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे, मुझे अप्रूव करना पड़ता है एनोनेशन के लिए, मैं किसी को अप्रूव नहीं करूँगा एनोनेशन के लिए, इसलिए कोई एनोनेट का प्रयत्न ना करे स्क्रीन को हाथ लगाने का या उस पे कुछ लिखने का, ठीक है? तो लंग्स जो है, हम अभी लंग्स के बारे में बोल रहे थे कि लंग्स जो है उस लंग्स में रिसेप्टर्स होते हैं। तो घोड़े के लंग्स में, मतलब हॉर्स जो है उसके लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस के रिसेप्टर्स नहीं होते, तो ट्यूबरकुलोसिस जो डिसीज है वो हॉर्स में नहीं पाया जाता है। उसका कारण है कि उसके रिसेप्टर्स हॉर्स में नहीं है। तो ये क्यों ध्यान में आया है, तो रचना की स्टडी की वजह से ध्यान में आया कि उसके रचनात्मक जो है न्यूमोनिक सेल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते बैसिलाई को, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उसको जो से हॉर्स में ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है। तो इस वजह से हमें ये शरीर शास्त्र मतलब पैथोजेनेसिस जो व्याधि निर्माण होते हैं उसमें रचना का अध्ययन होने की वजह से हेल्प मिलती है। उसके बाद में इम्प्रॉपर जो डेवलपमेंट होती है, मतलब हम कंजेनाइटल एनोमली जिसे कहते हैं, पूर्वी के ज़माने में यदि कंजेनाइटल एनोमली देख ले तो लोग डर जाते थे, पर आज हम आधुनिक शास्त्र मतलब रचनात्मक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वजह से ये बात जानते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट है, ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है, पर ये डेवलपमेंटल है, मतलब ये इम्प्रॉपर डेवलपमेंटल होने की वजह से ये होती है, इसमें हम डरने वाली बात नहीं है, उसको जोड़ा जाता है और उसको कॉस्मेटिकली ठीक किया जाता है। ये क्या हुआ, मतलब क्लेफ्ट पैलेट ये डिसीज निर्माण हुआ, ये क्या हुआ, पैथोजेनेसिस हुआ, पर ये क्यों हुआ, एनाटॉमिकली पैलेट जब बन रहा था तब उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई, उसकी वजह से वो जुड़ा नहीं, मतलब दोनों तरफ की जो लिप होते हैं वो जुड़ते नहीं, उस वजह से क्लेफ्ट पैलेट रह जाता है। तो ये कुछ उदाहरण है जिससे कि हमें पैथोजेनेसिस एनाटॉमी की स्टडी करने की वजह से पैथोजेनेसिस का पता चलता है। तो एनाटॉमी के जो प्रकार है उसमें पैथोलॉजिकल एनाटॉमी नाम का भी एक प्रकार होता है, मतलब एनाटॉमी 13 प्रकार से स्टडी की जा सकती है, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी, एप्लाइड एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी। तो ये जो एनाटॉमी है, ऐसे 13 प्रकार के एनाटॉमी में स्ट्रक्चरल एनाटॉमी हम जो स्टडी करते हैं वो स्ट्रक्चरल एनाटॉमी होती है, एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी होती है, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी होती है, वैसे ही पैथोलॉजिकल एनाटॉमी भी होती है। किस एरिया में डिसीज हो रहा है उस रचना की उसकी स्टडी की जाती है, तो उसको पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में दवाइयाँ जो है उसके असर देखने के लिए भी इसका उपयोग होता है, या फिर दवाई देने के लिए मेडिसिन जो हमें देनी होती है उसके लिए भी ज़रूरी है कि शरीर शास्त्र का ज्ञान मतलब एनाटॉमी का ज्ञान ज़रूरी है। किस प्रकार से ज़रूरी है? सलाइन भी लगानी है हमें, मतलब आईवी फ्लूइड देना है तो हमें ज़रूरी है कि पेशेंट के वेन्स हमें पता हो। उसके बाद में सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाए, मतलब बीपी एकदम से डाउन हो जाए तो हमें क्यूबाइटल फोसा पता होना चाहिए, क्योंकि मीडियन क्यूबाइटल वेन जो है वो लगभग 30 तक के पेशेंट में नॉर्मली उसी स्ट्रक्चर में रहती है। तो उस प्रकार से हमें पेरिफेरल मतलब हाथ में हम जब हाइपोटेंशन होता है, बीपी लो हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में हम हाथ पैरों में सलाइन या आईवी फ्लूइड्स नहीं लगा सकते, क्योंकि वो वेन कोलैप्स हो जाती है, दिखती भी नहीं है। तो ऐसे अवस्था में हमें मेजर वेन्स जो होती है उनको ढूंढना होता है। तो हम ऊपर बॉडी के सेंट्रल पार्ट तक चले जाते हैं, मतलब हाथ से आगे कहाँ जाते हैं, हम क्यूबाटल फोसा में जाते हैं। लोअर एक्सट्रीमी में देखें तो हम कहाँ जाएंगे, सेफेनस वेन में जाएंगे, फेमरल वेन में जाएंगे। वहां भी यदि हमें नहीं मिलती है तो हम डायरेक्टली जुगुलर वेन में जाएंगे, तो जुगुलर वेन जो है वो सेंट्रल लाइन बोल के पहचानी जाती है। तो
इस प्रकार से हमें वेन्स का या रचना का जब तक ज्ञान न रहेगा तब तक हम उसको नहीं कर पाएंगे। अभी जो मैंने हाल एग्जाम लिया था, आपको बताया कि फीमोरल आर्टरी में एंजियोग्राफी के लिए प्रोसेसिंग की जाती है, मतलब जो कैनुला है एंजियोग्राफी का वो फीमोरल आर्टरी से पास किया जाता है। वो कब पॉसिबल है? जब हम फीमोरल ट्रायंगल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह पता होगा, उसकी लोकेशन पता होगी, और एक ही पंक्चर में हम फीमोरल आर्टरी के अंदर कैनुला पुश कर सके, तभी ये संभव है। इसलिए एंजियोग्राफी करने के लिए फीमोरल आर्टरी जानना जरूरी है। वैसे ही पेशेंट को एनेमा देना है तो हमें एक रेक्टम का, एनल कैनल का, वहाँ की स्फिंक्टर का एनाटॉमी पता होना जरूरी है। उसके बाद में मसाज भी करना है। हमारे शास्त्र के हिसाब से देखें तो मसाज भी जो है वो मसल के अनुसार ही किया जाता है। मसल के जो ट्रैक है, अब तक जो हमने डिसेक्शन किया था उसमें हमने अपर एक्सट्रीमिटी का डिसेक्शन किया, लोअर एक्सट्रीमिटी का डिसेक्शन किया, तो उसमें लगभग आपने क्या पाया है? मोस्ट ऑफ मसल्स पाए हैं। मसल्स देख के आपको ऐसे लगने लगा था कि सब एनाटॉमी में मसल्स ही है क्या, पर ये ध्यान में रखो कि हर शरीर रचना का एक महत्व है, क्योंकि ये फाइनल ईयर में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मसाज के लिए मसल की रचना, उसका ओरिजिन, और वो कहाँ से टेंडन में कन्वर्ट होती है, फेसिया कहाँ पे होता है, तो ये बात आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब स्प्रेन हो जाता है तब मसाज अलग प्रकार से किया जाता है। होल बॉडी मसाज जो रिलैक्सेशन के लिए होता है वो अलग प्रकार से किया जाता है। पैरालिसिस में जो स्टिमुलेटिंग मसाज होता है वो अलग प्रकार से किया जाता है। ये सब बातें, या मसाज के जो स्ट्रोक होते हैं, किस दिशा में हमें हाथ फैलाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम ऑयल लगा के हाथ पैरों को रगड़ते नहीं है, मसाज मतलब रगड़ना नहीं है, तो वो एक विशिष्ट पैटर्न, स्पेसिफिक मस्कुलर कोर्स में ही उसको रगड़ना होता है। मसल के फाइबर जिस दिशा में जाते हैं उस दिशा में ही हमारे हाथों के स्ट्रोक या मसाजिस्ट के स्ट्रोक जाने चाहिए, तभी हमें उसका ऑप्टिमम रिजल्ट मिलता है। उसी प्रकार शिरोधारा करनी है। हमारे शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो शिरोधारा जो है मोस्ट ऑफ क्यों की जाती है? तो मोस्ट ऑफ उससे स्टिमुलेशन जो है वो उत्पन्न हो। अब सेंस उत्पन्न, स्टिमुलेशन का मतलब क्या हुआ? सेंस उत्पन्न। तो ये सेंस कैसे उत्पन्न होगा? तो शिरोधारा में टिप टिप, मतलब एक बूंद बूंद जो है, जो द्रव्य दिया जाता है, तेल होता है या तक्र हो सकता है, ये सर पर गिराया जाता है हमारे जो भ्रूकुट है उसके मध्य भाग में। तो वहां पे वो गिरने की वजह से जो नर्व है, वो नर्व वहां से स्टिमुलेशन कंडक्ट करती है। अब कौन सी नर्व है वहां पे स्टिमुलेशन कंडक्ट करने के लिए? तो मोस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व वहां पे, ट्राइजेमिनल नर्व, वो पूरी तरह से सेंसरी है। तो वो सेंसरी रूट जो है ट्राइजेमिनल का, वो वहां से कैरी करती है और पेशेंट को रिजल्ट उसके आते हैं। शिरोधारा से जो रिजल्ट बताए गए हैं, काफी रिजल्ट है उसमें। तो वो शिरोधारा के रिजल्ट क्यों आते हैं? तो हमें देख के लगता है नहीं ये कुछ काम का नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। तो ये बात हमें कब समझ में आएगी? जब हम रचना का अध्ययन अच्छी तरीके से करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि ये बात, रचना का अध्ययन आवश्यक है। उसके बाद में सर्जरी के लिए तो अनभिज्ञ, मतलब अन्य साधारण है। जो सर्जन है उसको एनाटॉमी जानना इसेंशियल ही है, मतलब उसको एनाटॉमी आना ही आना है। तो ये कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी जो है, पहले तो उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, उसके बाद में उसको एबनॉर्मल स्ट्रक्चर समझ में आएगा, और वो एबनॉर्मलिटी ऑपरेटिव के हिसाब से उसको ट्रीट कर सकेगा। कोई ट्रांसप्लांटेशन भी करना है तो भी स्ट्रक्चरल जरूरी है। कोई ट्यूमर है तो नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा था, बाद में वो ट्यूमर बना है, या कुछ जो चीजें हैं, मतलब कोई ब्रेक होता है, कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं, तो नॉर्मल रचना जो है वो समझ में आनी जरूरी है, उसके बाद में ही हम एबनॉर्मल को ट्रीट कर सकेंगे। तो ये बातें हैं रचना के हिसाब से कि रचना क्यों जरूरी है। तो ये महत्व था, ये एक शॉर्ट नोट थी, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन अलग अलग टॉपिक पर मैंने आपको शॉर्ट नोट किस प्रकार से लिखनी है उसके बारे में बताया। कि एंड डिसेक्शन का टॉपिक यदि परीक्षा में आता है, उसके क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुके हैं, तो उसको किस प्रकार से लिखना चाहिए। थेराटिकल टॉपिक आता है नर्वस सिस्टम का, मैंने ब्रैकियल प्लेक्सस लिया है, उसको भी मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से लिखना चाहिए। और शरीर शास्त्र का महत्व, ये टॉपिक है। तो ऐसे ही चिकित्सा, इसमें अब फिगर नहीं है, बराबर है, इस पॉइंट में फिगर नहीं है, तो ये फिगरलेस क्वेश्चन जब होते हैं तो उसको किस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना होता है। तो ये बात इस प्रकार से हम जो शॉर्ट नोट्स है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पीपीटी को रोक देते हैं और आपके क्वेश्चन जो है उसको लेना शुरू कर देते हैं।